अच्छा जी, कैसर मुबीन साहब, आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में डेप्टी ट्रेजरर के ओहदे पर काम कर रहे हैं। आपकी कलंदर बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात सन 2000 में हुई। हमें इस निस्बत यानी सब लोगों को मुलाकात के हवाले से बताएं कि क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों कर। शुक्रिया बाबू जी। कलंदर पाक से तो बाबू जी काफ़ी लेट मुलाकात हुई। जो उससे पहले हुआ, थोड़ा सा अगर जी इजाज़त हो जी तो। बिस्मिल्लाह। वो हुआ क्या, मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि मुसलमान थे, नमाज़ पढ़ते थे और अपने आप को तोपची भी समझते थे। वाह। लेकिन फिर एक मसले में ऐसे में फंसे कि उसका इलाज नहीं था। डॉक्टरों के पास भी घूमे, हकीमों के पास भी गए, और इवन जिनको नहीं मानते थे पीरों के, उनके पास भी गए। वाह। और रिज़ल्ट जो था वो 1% 2%। और जो हमें इतला मिली थी कि ये प्रॉब्लम है वो थी काले जादू की। 93 94 में बाबू जी I8 में घर बनाया हमने। तो वहाँ जब शिफ्ट किए तो घर में बाकी कोई बंदा अफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ मैं अफेक्ट हुआ था। उस अफेक्टिव की जो जो प्रॉब्लम जो ज़ाहिर में आई थी, वो मैंने बाबू जी कबूतर रखने शुरू कर दिए बगैर वजह के ही। तो 3-4 कबूतर जो है ना वो अचानक मेरे फौत हो गए। तो मुझे बड़ी तशवीश हुई कि यार ये क्या हुआ, कबूतर क्यों मरे। उसके बाद फिर मेरे साथ फिज़िकली प्रॉब्लम ये आनी शुरू हुई कि मैं अपने बेडरूम में बाबूजी रात को सो नहीं सकता था। बेडरूम से बाहर मुझे नींद आ जाती थी, बेडरूम में मुझे नींद नहीं आती थी। और इस दौरान मेरे पे ऐसी कैफियत भी आई कि जैसे हार्ट अटैक के जो सिम्टम थे, पसीने आ गए। फिर घर वालों को बताया, डॉक्टर के पास गए, ECG करवाई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ECG नॉर्मल। वो 2-3 बार ऐसा इत्तेफाक हुआ तो डॉक्टर को वालिद साहब कहते यार मैनू नहीं दसदा, पुछ ले कोई लड़की का मसला तो नहीं, कोई कुड़ी का मसला तो नहीं। तो उसने मुझसे पूछा कि कोई इशू तो नहीं तुम्हारा। मैंने कहा जी मेरा कोई इशू नहीं है। खैर बाबू जी जब फिज़िकली दवाइयों से कोई इलाज नहीं बना, प्रॉब्लम रही। और उस ज़माने में बाबू जी 94 95 में ना FM 100 रेडियो आया था और कैसेट का दौर था वो। तो रात को मुझे नींद नहीं आती थी, तो पहले मैंने एक डेक ख़रीदा था जो कि ऑटो रिवर्स चलता था। उसमें अपनी मर्ज़ी की एक कैसेट लगानी, वो सुबह तक चलती रहनी, और सुबह पता नहीं किसी टाइम नींद आ जानी। फिर वो रेडियो आ गया, FM रेडियो शुरू हुआ। तो रात को कव्वाली भी चल रही है, गाने भी चल रहे हैं, गज़ल भी चल रही है, बीच में तिलावत का टाइम भी हो गया। तो सुबह के टाइम में सोता था 2 घंटे 4 घंटे। और इस दौरान फिर पीरों के पास गए बाबू जी, एक आमिल गया, आमिल के पास भी गए। उसने को मुझे कैप्सूल दम करके दिए, को 1 साल 2 साल मैंने वो खाए। इस दौरान मुझे तावीज़ मिलने शुरू हो गए। फिर वालदा ने मेरी सहूलत के लिए एक चेन बनाई, उसमें मैंने बाबू जी को 1 दर्जन तावीज़ पहने हुए थे। वाह। और ये बात है कोई 94 95 की। अच्छा, इस दौरान फिर जब रिज़ल्ट बाबू जी 0 या 1%, तो एक दिन फिर मुझे वो कैफियत तारी हुई। तो कई बार बाबू जी जब वो नेगेटिव कैफियत तारी होती थी मेरे पे, तो मैं उस नेगेटिव फोर्स के साथ गुफ्तगू भी करता था कि यार तेरी गल मान लेती हूँ, तू माफ़ कर दे, मैनू कम अज़ कम सोण ते दे। और फिर मुझे नींद भी आ जाती थी। तो उस टाइम फिर बाबू जी मेरे ये महसूस हुआ कि यार अचानक किसी दिन मुझे हार्ट अटैक होना और मैंने मर जाना है, तो बेहतर ये है कि कोई ना नमाज रोज़ा कर लूँ, कोई जमा तफरीक कर लूँ। फिर बाबू जी नमाज़ें शुरू कर दी, बाजमात मस्जिद में नमाज़ें शुरू कर दी, जो किसी ने बताया तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी। इस दौरान मंगनी हुई और 2 साल मंगनी रही, और बग़ैर वजह के दोनों साइडों ने इनकार कर दिया। अच्छा, वो जब इनकार हो गया तो उस टाइम तक हमारी पसंद शुरू हो गई थी आयशा के साथ ही। वाह। तो वो अच्छा, मेरे घर वाले भी नहीं जा रहे और उसके घर वाले भी नहीं मान रहे, और वजह भी बीच में जब मैं पूछूं बात क्या, तो जी बात कोई नहीं। फिर मैंने बाबू जी उस ज़माने में अपने ससुर को ने एक लेटर लिखा था, मुझे आज भी याद है वो। मैंने उनको लेटर लिखा, लेटर लेके मैं उनके ऑफिस में गया।
और मैंने लेटर दिया और मैं वहाँ से भाग आया। उसके बाद मेरे ससुर ने डंडा उठाया अपनी बेगम के ऊपर, उसने कहा शादी होगी तो इधर ही होगी। फिर बहरहाल बाबू जी शादी हो गई। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर बाबू जी मेरी तबीयत बिल्कुल बेचैन हो गई। मुझे मेरी वालदा ने कहा कि तुम ये लड़की को छोड़ दो। मेरी अपनी तबीयत भी उचाट हो चुकी थी और मैं ज़िंदगी से बेजार हो चुका था। हालांकि मेरी पसंद की शादी थी, पहले तो मतलब अरेंज थी, लेकिन बाद में मेरी अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती हुई। अच्छा, इस दौरान फिर बाबू जी जो मेरी मुलाकात जो पहले हुई वो सलीम साहब से हुई। मेरे ऑफिस कोलीग थे, एक दिन बैठे हुए थे तो मैं अपने तावीज़ों के साथ खेल रहा था। कहते हैं यार ये क्या है? मैंने कहा जी तावीज़ पहनने में क्यों? खैर वजह बताई। इन्होंने कहा जी तुम्हारे घर आएंगे शाम को। वो सलीम साहब आ गए शाम को, उन्होंने मुझे दुआ करवाई। तो लाओ वाली दौर था बाबू जी। उन्होंने कहा कि रात को 5 बार जो है ना वो 3 बार अल्लाह करके दुआ कराई, रात को कहा जी 5 बार अली हक पढ़ना है आपने 7 रातें। अच्छा, एट द स्पॉट बाबू जी जब दुआ हुई है तो आई फेल्ट कि चूँकि मेरे अंदर नेगेटिव फोर्स थी, वो तो मुझे बाद में पता लगा कि जादू मुझ पे हुआ क्यों, क्योंकि मैं खुद नफ़रत करता था लोगों से। तो एट द स्पॉट आई फेल्ट कि मैं तकरीबन 80% ठीक हो गया हूँ दुआ के फ़ौरन बाद, पानी पीने के बाद। खैर इन्होंने मुझे कहा जी कि 7 रातें आपने ये पढ़ना है। छठी रात को बाबू जी लावालीपन था चूँकि, तो लाहौर में बसंत हो रही थी। तो कुछ दोस्त कहते चलो बसंत बनाने चलते। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ना गुडियाँ हैं ना डोर है, ना कोई वाकफ़कार है लाहौर में, सिर्फ वो उड़ती हुई देखने जाना था हमने। हम उधर स्काईवेज़ पे बैठे हैं फैज़ाबाद से और हम लाहौर चले गए। वहाँ बाबू जी रात को अनारकली होटल में हमने स्टे किया। तो वो 7वीं रात थी मेरी। तो रात को सोते वक्त मुझे याद है कि यार वो सलीम साहब ने कहा था 7 रातें, तो आज आखिरी रात है। मैंने वो अली हक पढ़ा और मैं सो गया। तो रात को एक बुज़ुर्ग मुझे नज़र आए, तो मेरे खौफ से ना मेरी पसीना आ गया मेरी बॉडी में, खौफ तारी हो गया, मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा यार लगता है ये होटल में भी ना कोई जादू शादू के असरात है, यहाँ भी कोई जो है ना जिन है। खैर 7 दिन पूरे हो गए, लाहौर में घूम फिर के वापस आ गए। तो सलीम साहब को बताया जी कि 7 दिन हो गए हैं, तो और मैं अब 100% ठीक हूँ। तो 1-2 दिनों के बाद इन्होंने कहा जी कि तुम्हें बाबा जी से मिलवाना है। मैं अच्छा, मुझे चूँकि इस फील्ड का पता नहीं था, मैंने कहा यार आपके बाबा जी भी हैं, वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा बस तुम आओ फिर मुलाकात करवाएंगे। अच्छा, वो जिस दिन हम आपसे मिलने के लिए जा रहे थे तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार नेक आदमियों के पास जा रहा हूँ, तो मेरे पास तो दीन का इल्म नहीं। मैंने सलीम साहब से पूछा, मैंने कहा जी कुछ 6 महीने का टाइम दे देते, मैं किसी मदरसे में तो कुछ टाइम लगाता, फिर मैं मिलने जाता। अभी तो वैसे तो कुछ पता नहीं है। कहते चल चल तू आ जा, कुछ नहीं होता। उस दिन आपसे बाबू जी मिले हैं। तो उससे पहले एक और भी बात थी कि मैंने सलीम साहब को कहा जी कि मैं जिस ख़ानदान में इर्द गिर्द के लोगों में रह रहा हूँ, तो बहुत सारे क्वेरीज़ हैं मुझे, वो कल को मेरे ऊपर डंडा लेके शुरू हो जाएंगे तो फिर। तो इन्होंने कहा यार ज़बान से सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा फिर? कहते तुम्हारे जो भी सवाल है वो तुम लिख लो। अच्छा, उस टाइम मुझे जो भी याद आया मैंने वो पर्ची बनाई, मैंने 5-7 सवाल ला के तो फ्रंट पॉकेट पर रख लिए। आप अभी मेरे ख्याल पीटीवी से आए थे, तो मैं और सलीम साहब हम गए हैं, बेल बजाई, अंदर के बैठे हैं, तो आपने पैंट शर्ट जीन्स पहनी हुई थी। इसी तरह आमने सामने बैठ गए बाबू जी, आपने सिगरेट लगा के गुफ्तगू शुरू की है और पूरे 45 मिनट नॉन स्टॉप गुफ्तगू थी वो। और उसमें मेरे वो सारे सवाल और जो कहे और जो ना कहे वो सारा कुछ उसमें था। उसके बाद आपने कहा जाए, पानी पिलाया, दुआ करवाई। और अच्छा, गेट से बाहर निकले तो मैं सलीम साहब के साथ बाइक पे आया था। तो सलीम साहब ने अपनी टोपी शोपी संभाली, किक मारी। मैं गेट से बाहर निकला तो मेरे पाँव वहीं जुड़ गए। अब सलीम साहब मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रेस दे रहे हैं, आ ना जल्दी आ ना। मैं कहा मैं कैसे आऊँ, मैं आ ही नहीं सकता हूँ। कहते क्या हुआ है? मैंने कहा वो ज़मीन पाँव छोड़ेगी तो मेरे तो पाँव चिपके हुए हैं। अच्छा, ये घबरा के आए, इन्होंने हिलाया जुलाया, तो मैंने इनको थोड़ी सी वो पंजाबी फिल्म का डाला कि मैंने कहा मैंने सिगरेट पिला। हालांकि मैंने कभी इस तरह लहजे में बात नहीं की, लेकिन बहरहाल तो सलीम साहब खौफ में फिर भागे ऊपर।
कि इसको पता नहीं जिन चिपट गया, क्या हुआ है। इसे भेजता है आगे जाए, मैं बाकी सुना देता जी हूँ। बाबू जी। ये जब बाहर चले गए, मैं ऊपर के फ्लोर पे रहता था, तो मुझे महसूस हुआ बाहर कोई बातें कर रहा है। मैंने वो टेरेस से आके बाहर झांका तो देखा कैसर साहब फ्रीज हुए हैं स्लो मोशन एक्शन। और मैंने कहा क्या हुआ? वो कहने कि जी सलीम साहब कहने चिपक गया जी ज़मीन से। मैं क्या अच्छा। मैंने जेब से अपनी डब्बी निकाली, एक सिगरेट फेंक दी। मैं कहा ये पिला दो इसको। इन्हें एक कश लिया, ज़मीन ने छोड़ दिया और फिर रवाना हो गया। उसके बाद के किस्से नहीं सुनाऊंगा इस पे। कलंदर पाक ने मुझसे पूछा, से बाबा ये मैंने सुना है ये आपके कोई काके हैं जो सिगरेटों से इलाज करते हैं। ओए मैंने कहा ये कौन आ गया सिगरेट? जी बिस्मिल्लाह, सॉरी ज़िमनी बात थी, मैंने कहा मैं। अच्छा बाबू जी, मैं चूँकि पेरेंट्स को बता के गया था कि मैं किसी बाबा जी से मिलने जा रहा हूँ, सलीम साहब के मुर्शिद हैं, तो वो अब इंतज़ार में थे कि ये कहाँ गया, किससे मिला है, तो क्या इसके साथ हुआ है। अच्छा मैं पहले दिन आया हूँ तो उन्होंने मुझसे पूछा, लाउंज में इंतज़ार कर रहे थे, हुआ या मिल रहा है? मैंने कहा जी मिल रहे हैं। अच्छा मुझे झटके लग रहे थे बाबू जी एट दैट टाइम। तो उन्होंने मुझे गौर से देखा, उन्होंने कहा ये अपने सेंसेस में शायद नहीं है। उस टाइम फिर उन्होंने मुझे ना क्वेरीज नहीं की, छोड़ दिया, मैं अपने कमरे में चला गया। तो एक दो दिन के बाद सलीम साहब ने डंडा लिया, कहते नमाज़ें पढ़नी शुरू करो। अच्छा नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी तो वाले साहब ने अम्मा जी को मेरे पीछे लगाया हुआ था कि इसको चेक करो, ये 2-4 दिन अब क्या करता है, इसका रवैया क्या है, जहाँ से ये हो के आया तो फिर क्या करता है। तो अम्मा जी ने रिपोर्ट ओके की दी कि नहीं अब नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी हैं इसने। तो वो वहाँ से क्लियरेंस हो गई। फिर वाले साहब भी फिर आपसे मिले। और अच्छा कुछ दिनों के बाद फिर सलीम साहब ने कहा जी कि वो बड़े बाबा जी आ रहे। मैंने कहा यार बाबा जी के भी बाबा जी हैं, क्योंकि मेरी तो औकात बस ठीक थी, सलीम साहब से मिल लिया काफ़ी है। तो वो बहरहाल वो फिर कलंदर पाक आए बाबा जी, और ऐसी खूबसूरती है कि जिस दिन बाबा जी वो हमारे घर तशरीफ़ लाए कि मुझे नहीं लगा कि मैं इवन आपसे या किसी से भी कि मैं पहली बार मिला हूँ। वो पहले दिन मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे पहले भी मुलाकात है, कोई अजनबियत की एहसास नहीं था बाबा जी। और कलंदर पाक की महफिल में जिस दिन वो मुलाकात हुई है, जैमर नहीं जैसे बाबू जी लगे होते, मुझे तो यही फील हुआ था कि जैमर लगे हुए, मेरी तमाम सोचें ज़ीरो हो गई थी, सेंसेस आउट हो गए थे। उनकी पुल और कशिश इतनी थी कि सिवाय उनके कुछ नहीं नज़र आ रहा था। वहाँ बाबू जी गुफ्तगू हुई, दुआ हुई, लंगर हुआ, गपशप हुई, बल्कि मोहल्ले वाले हैरान थे कि यार खैरियत है, इधर क्या हो गया। तो वो जो भी आता था उसको हम अंदर ही बुला लेते, तो अंदर ही आ जा, देख ले क्या हो रहा है। तो बहुत खूबसूरत बाबू जी मुलाकात थी वो। और ज़िंदगी में फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया बाबू जी, मैंने ज़ीरो मेरा जोर है। वो गले में पटा डाला और बस खींच खींच के लेके जा रहे हैं बाबू जी। अच्छा जी, वेरी गुड, ज़बरदस्त। जो भी कलंदर पाक से मिला, एक मसाइल और मुखालफतों का जहान ज़रूर रोशन हुआ। किन किन मुश्किलात में से मसा आपने सामना किया? बाबू जी वो मुश्किलात जब गुज़र रही थी तो वो मुश्किल लग रही थी, बाद में एहसास हुआ कि वो मेरी ट्रेनिंग ही थी, मेरे लिए तो बेहतरी थी बाबू जी। जो सबसे पहले हुआ बाबू जी कि चूँकि मेरी लाइफ इस्लामाबाद में गुजरी, कॉलेज, दोस्त, यूनिवर्सिटी सारा कुछ यहीं था, तो सबसे पहले मेरी मुखालफत उन्होंने की। जब मैं मैसेज लेके गया उन तक तो किसी ने कहा जी कि ये नशा कर रहा है, ये किसी नशेइयों की महफिल में जाने लग गया है, किसी ने कहा ये जुआरियों की महफिल में जाने लग गया। तो उन्होंने न सिर्फ ये है कि मेरे पे डायरेक्ट भी इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने सब ने एक गैंग बनाया और सब ने एक दूसरे को कहा कि इससे कतई ताल्लुक़ कर लो। और ये मेरे लिए ब्लेसिंग थी बाबा जी, जो कि अर्ली डेज़ में मुझे मिली। घर से मुखालफत हुई, घर से अलहदा हो गए, दोस्तों से, इर्द गिर्द के लोगों से। फाइनेंसिस की बाबा जी बहुत प्रॉब्लम्स आई बज़ाहिर, सारे काम भी होते गए और महसूस भी होता था कि पैसे नहीं हैं। उसकी बाबा जी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि G10 में रहते थे तो अक्सर आपका फ़ोन आता था कि आज तुम्हारे घर दुआ है, और जिस दिन आपका फ़ोन आता तो उस दिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे लंगर के। फिर मैंने ना बाकायदा वाकफ़कारी क्रिएट की दुकानदारों के साथ।
जो वाह। जनरल स्टोर वाले, प्लानिंग के तहत की थी। उनको चाय शाय पिलाई, कभी खाना खिलाया कि जब भी दुआ होनी है तो लंगर यहाँ से मैंने ना चीज़ें उठा लेनी है, तो पैसे बाद में दूंगा इनको। और जब शुरू की डेट्स होती थी बाबू जी, तो मैं इंतज़ार करता था अब फ़ोन आएगा, आ जाएगा, कल आएगा। कोई फ़ोन नहीं। 15 तारीख के बाद आ रहे हैं आपकी तरफ। उस समय पैसे तनख्वाह के ख़त्म हो चुके थे। तो इस तरह के बाबू जी बेशुमार मसाइल आए, फाइनेंस के तो काफ़ी क्राइसिस आए। एक बार तो ऐसा भी हुआ बाबू जी कि ये अली और लैबा बड़े छोटे से थे, तो एक दिन इन्होंने बच्चों ने मुझे कहा कि चिप्स लेनी है, और मेरे पास पैसे नहीं थे बाबू जी एट दैट टाइम। तो मेरा एक दोस्त है, वो ज्वेलर है, I-10 में मैं रहता था, तो I-10 में वो उसकी ज्वेलरी शॉप थी। मेरे पास सिगरेट नहीं थे। मैंने कहा उसके पास जाऊंगा, अकल से सोचा है, उसके पास जाऊंगा, वो मुझे चाय का पूछेगा, मैं कहूँगा चाय भी पीऊँगा, सिगरेट का पैकेट मंगवा, और बच्चे मेरे साथ हैं तो इनको कहूँगा इनको चिप्स लेके दे। अच्छा, प्लानिंग के तहत गया, वो दुकान में बैठा हुआ था ज्वेलर। अंदर गए, गपशप हुई है। बाबू जी पता नहीं क्या हुआ, उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई। मैंने उसको गालियाँ दी, उसने मुझे दी, और अब मैं बच्चों को मोटरसाइकिल पे लेके घर आ गया। मैंने कहा यार ये तो बेवकूफ़ी की है, अब ना सिगरेट है और ना बच्चों के पास चिप्स है। लेकिन सुबह बाबू जी मैं अभी ऑफिस नहीं गया था, उठा नहीं था, एक आदमी आया, उसने बेल बजाई, उसने कहा जी आपकी वालदा ने 21,000 रुपये भेजा है, ये ले लें। वो फिर मैंने फिर बच्चों को जो है वो अय्याशी कराई। तो अल्लाह बहुत खूबसूरत बाबू जी। वाह। लेकिन ये बड़ी सादा सी बात में, अहम बातें बड़ी सादा अंदाज में कर दी इन्होंने कि दुआ भी होनी है, लंगर भी खिलाना है लोगों को, पैसे भी नहीं है, उधार भी करना है। अच्छा जी, आप मेरे से मिले, आप कलंदर पाक से मिले, ये सारे ताल्लुक निस्बत से क्या तब्दीली आई जिसको आप कह सकते हैं ये तब्दीलियाँ आई मेरे अंदर? बाबू जी मुझे पॉजिटिव सोच तो है, लेकिन जो इखलास और जो मोहब्बत है ना, ये रिश्तेदारों में नहीं है, दोस्तों में नहीं है, मार्केट में नहीं है, दुनिया में नहीं है। जो इखलास और मोहब्बत इधर है बाबा जी, मैं आज भी अपने सके भाइयों के साथ, इवन पेरेंट्स के साथ भी अपने प्रॉब्लम्स न डिस्कस करता हूँ, न शेयर करता हूँ, और ना ही कर सकता हूँ, और ना ही मुझे तवक्को है कि मुझे कोई अच्छा मशवरा मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ आपके काके काकी जितने हैं, जो भी दोस्त हैं, मैं इनके साथ खुले दिल के साथ डिस्कस कर लेता हूँ बाबू जी। तो मैं असल बात तो ये है बाबू जी कि आपसे मिलने से पहले, सूरह रहमान सुनने से पहले अल्लाह सिर्फ कागज़ों में था, थ्योरी थी। अब प्रैक्टिकल है बाबू जी कि अल्लाह है और अल्लाह मेरे साथ है। मुझे यकीन है कि अल्लाह कलंदर पाक की वजह से, आपकी वजह से अल्लाह मेरे साथ है हर वक्त। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि तब्दीली ये कि अल्लाह का एहसास रोशन हो गया कल में। वेरी नाइस। अच्छा जी, आप बज़ाहिरन आपकी मुस्कुराहटें और कह कहे बड़े मशहूर हैं सारी कम्युनिटी में, लेकिन आप गुस्से के भी बड़े तेज़ हैं। इसका मैंने मुख्तलिफ मुशाहिदे हुए हैं, लोगों से सुना। गुस्से में किस हद तक कमी आई इस सारे निस्बत से? कलंदर पाक से मिले और ये इस बात को 25-26 साल हो गए जी। गुस्से में बाबू जी, गुस्से का पहले बगैर वजह के गुस्सा आता था बाबू जी। वाह। हमारे यहाँ तो बाबू जी, हमारे कबीले में रवायत है कि वो शादी थे, एक लतीफ़ा जोक है हमारे ऊपर कि शादी वाले घर में सब रात हो गई तो चारपाइयों पे, कुछ सैन में, कुछ छत पे लेटा हुआ है। तो रात को कोई मेहमान लेट हो गए, उन्होंने नॉक किया तो छत से किसी ने पूछा कौन है। वो इस बात पे लड़ पड़ा कि होना सी कौन हो गए। तो हमारी तो लड़ाई ये है बाबू जी। तो गुस्से का तो आलम ये था कि बस वो कहते हैं नाक पे धरा हुआ था। अब ये है कि वो नाक से थोड़ा सा पीछे हो गया। वो 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि अब एहसास हो गया है कि नहीं यार, पहले एहसास भी नहीं होता था बाबू जी। गुस्सा किया, रौन दिया, अगले की गर्दन पे पाँव रख के आगे चले गए हैं, तो वो अपना राइट समझा मैंने कि यार कोई इशू नहीं है, ये मेरा राइट है और इसका ये कमीन है। अब एहसास है कि नहीं यार, ये मुझसे बेहतर है। तो अगर मुंह से गुस्से से कोई बात निकल गई है ना, तो एहसास 5 मिनट में, 10 मिनट में, घंटे डेढ़ में एहसास जल्दी हो जाता है। और अब गुस्से की कमी का ये है बाबू जी कि
माफ़ी मांगना आसान हो गया। पहले तो माफ़ी नहीं मांगते थे, पता भी है कि मेरी गलती है, तो वो जो अना थी, वो जो जहालत थी, वो माफ़ी मांगने नहीं देती थी। अब माफ़ी मांगना थोड़ा सा आसान हो गया बाबू। गुस्सा मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि कुरान ने उन लोगों की तारीफ़ की है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को दबाते हैं। के लिए गुस्सा भी है एसेंशियल। अच्छा जी, आप कलंदर पाक से मिले, मुख्तलिफ सिचुएशन में से गुज़रे, 2005 में कलंदर पाक पर्दा करके, और वो जो रात थी उस वक्त आप लीला में भी हमारे साथ मौजूद थे, जब बारिश बड़ी शदीद थी और हम वहाँ जाग रहे थे और जंगवी साहब आराम फरमा रहे थे। क्या कैफियत थी। एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन होती है, इंसिडेंटली वो दुनिया से चला जाता है। क्या कैफियत थी उस दिन बाबा जी? जब ये सवाल आया तो मुझे रिकॉल हुआ, वैसे तो याद नहीं था, तो जी प्लीज। मुझे याद है कि उस दिन माम का मुझे दिन में फ़ोन आया था 11-12 बजे, कुछ सामान चाहिए था, तो मैं वो सामान लाने के लिए, मैं सामान छोड़ने के लिए G11 आया। आपसे मुलाकात हुई, कलंदर पाक से हुई, तो लकीली जो कलंदर पाक ने आखिरी लंच किया था माम की तरफ, मैं भी उस टेबल पे बैठा हुआ था। अच्छा ठीक। और उस दिन फिर शाम को घंटा 1.5 घंटा बैठ के फिर चले गए, इजाज़त मिल गई। शाम को जब बाबा जी पता लगा तो पहला झटका तो ज़ाहिरन का लगा था मुझे, कि वो बेख्तियार आंसू शुरू हो गए थे कि ये जैसे कोई चीज़ मिस हो गई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं नॉर्मल, और जब हम आपसे मिले हैं फिज़िकली, तो उसके बाद कुछ कैफियत डिफरेंट थी बाबा जी। और स्पेशली जब हम लीला पहुँचे हैं तो कैफियत और हो गई, और रात को तो कुछ झूमने वाली कैफियत थी बाबा जी। हालांकि बारिश हो रही है और कलंदर पाक का विसाल हुआ है, सुबह सब मामलात होने हैं, लेकिन वो सारी कैफियत बाबा जी, जो दुख वाली कैफियत थी वो कहीं और चली गई थी, और कोई अजीब सी मौज की कैफियत थी। मुझे याद है कि सुबह जब हुई है तो नाश्ते के बाद आपने धमाल डलवाई थी वहाँ बाबा जी, और वो धमाल में वो ऐसी मस्ती और ऐसा नशा था कि वो भूल गए थे कि हम, लगता था जैसे कि शादी पे आए हुए हम, तो वो उर्स की कैफियत है, वो फौतगी की या गमी की या वो वाला तसव्वुर ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद तो बाबू जी मौज ही मौज है। वाह बुले शाह समरना नहीं गोर पिया कोई और। ये अब एकदम मुझे याद आ गया कि कोई तकरीबन 10-11 बजे का वक्त था। ढोल वालों को बुलाया, मैंने कहा चलो बजाओ, और खूब धमाल डली जी। कितनी देर तक धमाल डलती रही। इसी बीच इन बिटवीन नासिर खान दुरानी मरहूम भी आए, और वो मुझे देख के और रोना शुरू हो गया ना, ज़ारों ज़ार आंसू से, क्योंकि एक दिन पहले दोपहर को उन्होंने कहा था उसको कि से बाबा आज क्या दिन है, तो मैंने बताया, तो कहने बस मंगल बुध जुमेरात 3 दिन है तुम्हारे पास, अगर तुम 3 दिन में बाबे के गांव चले गए तो तुम्हारी 7 नस्लें संवर जाएंगी। तो वो कह के खैर वो मुलाकात के बाद चला गया, और वो अगले दिन ही आ गया अपनी तरफ से। जब वहाँ आया तो उसने मुझे देखा, उसको बताया गया कलंदर पाक पर्दा कर गए, तो मुझे देख के उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे तेजी तेजी से। ओ मैं क्या, कोई नहीं, हौसला करो जनाब। अच्छा जी, ये आपका एक बेटा अली, माशाल्लाह, ये अब देखें यहाँ मौजूद है कैमरे पर। कैसर भाई औलाद की तरबियत बड़े सख्ती से की है। मैं उनके मिजाज में एक चौधरीपन है, लेकिन इस बच्चे की ग्रूमिंग भी बहुत अच्छी की कैसर भाई ने, और फिर इसको हमारे हवाले कर दी। और अब ये है कि ये बच्चा अपनी मोहब्बत से, कमांडर का बेटा अली दूसरे कैमरे पे, और इन बच्चों की मोहब्बत भी दीदनी है। आप ज़रा देखें इनको, न रात न दिन, इतवार हो, मंगल हो, जुम्मा हो, दे आर ऑलवेज देयर। रात को नींद पूरी हुई है या नहीं हुई, जाहिर है इन सब बातों का ताल्लुक जो है वो आपकी अपने अंदर की तब्दीली के बाइस मुमकिन हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। यह असरात औलाद में भी आ गए। ये जो तब्दीली है
ये कलंदर पाक से मोहब्बत का सबूत है। अब ये बताएं, माँ बाप के अंदर जो तब्दीली आती है औलाद पर कितना गहरा असर छोड़ती है? मुझे बहुत ज़बरदस्त असर छोड़ती है। मुझे शुक्र है अल्लाह का, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का और आपकी तरबियत का, कि मैंने बच्चों को बाबा जी आज तक कभी कोई नसीहत नहीं की कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ऑटो सिस्टम पे बाबा जी आपका प्यार है, कलंदर पाक की मोहब्बत है, ख़ुद ब खुद ये इन्होंने सीखा है चीज़ें। मैंने बल्कि मुझे याद है बाबा जी कि 2018 से 2020 तक ये कैडेट कॉलेज में था। उसके बाद आके तो मैंने जब ज़ाहिर है ये फ़ारग हो गया था, इधर आ गया था, तो मैंने इसको एक बार भी नहीं कहा कि तुमने दुआओं पे आना है। मैं देख रहा था कि ये ख़ुद क्या करता है। एक बार इसने मुझे कहा दुआ पे जाना, मैंने कहा नहीं जाना अभी तुमने। फिर जिस दिन ये दुआ पे फर्स्ट टाइम आया तो उस दिन ये ज़बरदस्ती आ गया। तो मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि ये इसमें कितना पोटेंशियल है। वैसे हालांकि ख्वाहिश तो ये होनी चाहिए कि ख़ुद पकड़ के बंदा लेके आए, लेकिन मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि इसकी अपनी विल हो यार, बजाय इसके कि मैं इसको फोर्स करूं, ये ख़ुद अपनी विल पे आए। और फिर इसने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि मैं तो चल पड़ा हूँ और मैं आ रहा हूँ दुआ पे। फिर मैंने कहा मैं ठहरो बाबा जी से इजाज़त ले लूँ। फिर मैंने आपसे इजाज़त ली और उसके बाद ये चल रहा है। मैंने बाबा जी देखा है कि जो गलतियाँ, कमी, कोताही पेरेंट्स में होती है वो ऑटोमेटिकली आगे चली जाती है। मैं एक छोटा सा वाक़या बताऊँ बाबू जी। जब ये छोटा था तो इसके स्कूल से मुझे कंप्लेंट आई एक, ये नर्सरी में था, कि जी ये दूसरे बच्चों के बैग से पेंसिल और रेज़र और शार्पनर चोरी करता है। वाह। मैंने कहा यार, मैंने आयशा से पूछा कि यार चीज़ें तो हम इसको अपनी बसात के मुताबिक अच्छी ला के देते हैं, फिर ये दूसरों की चीज़ें बैग से क्यों निकालता है? फिर बाबू जी मुझे अपनी एक कमी याद आई कि वालिद साहब का इतना रौब था कि मैंने कॉलेज दौर तक ना मैंने उनसे कभी पैसे मांगे नहीं, हमेशा उनके पर्स में से चोरी किए। मैं मांग ही नहीं सकता था, मैं आज भी नहीं मांग सकता उनसे। तो मैंने अपने उस गलती की तौबा की बाबू जी। एक दिन मुझे ख्याल है, मैंने कहा यार मैंने भी तो चोरी की है, तो ये मेरी वजह से ये हरकत कर रहा है। बाबू जी उसके बाद इसने वो स्कूल से बैग में से दूसरे बच्चों की चीज़ें छोड़ दी चोरी करनी। तो मैंने तो देखा बाबू जी, जब आप खुद अंडर अम्ब्रेला आ जाएं तो बच्चे ऑटोमेटिकली फिर अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं बाबू जी। ये सारे जिन के बच्चे हैं वो इस बात पे ज़रा गौर करें कि वह बच्चे कैरियर होते हैं जो आपके अंदर होता है, जो वाइब्स होती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिविटी आई तो आपके सामने आ ली, किसी ने नहीं सिखाया, कैमरे पे खड़े हो गए, घंटों खड़े रहे, कभी शिकायत नहीं की। प्यार, बच्चे हैं मेरे लिए, जब ये बच्चे हैं तो ये उनके बच्चे, तो ये पोते ने मेरे सारे, तो ये इतने प्यार वाले, ये सारा उसी पॉजिटिविटी का एक रिफ्लेक्शन है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता है। कलंदर पाक फरमाया करते थे जो फ़कीर से मोहब्बत करता है उसकी 7 नस्लें संवर जाती हैं, 7 नस्लों तक फैज़ जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं अहम बात की तरफ। इससे भी अहम बातें हैं जी। पहले उर्स से लेकर 2025 तक लोगों ने मुख्तलिफ उर्स देखे होंगे, मुख्तलिफ सतहों पे होते थे, उसके अरेंजमेंट भी मुख्तलिफ होते थे। म्यूज़िक के अरेंजमेंट अलहदा हैं, खाना पीना, तंबू कनात, ये सारी जिम्मेदारी आज तक कैसर साहब ने अंजाम दी, किसी को इस बात का नहीं पता। और कैसर साहब मेरे पास आके डिस्कस करते, अच्छा फिर ये मेन्यू ये होगा, ये करेंगे। आपको पता है हमेशा की तरह चंदा तो हम लेते नहीं हैं, रिसोर्सेज के हमेशा मसाइल रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोगों को क्या खिलाना है। अच्छा जी, लोगों को गले में चादरें पहनानी है, मुख्तलिफ उर्स पे मुख्तलिफ बातें हुई। सुर्ख चादर पहनानी है तो कितनी चादरें चाहिए, 500 चादर चाहिए। अच्छा जी, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के बने हुए बैज चाहिए। अच्छा जी, अर रहमान की शील्ड चाहिए, वो कैसी, वो मेरे पास पड़ी हुई अभी भी ये चीज़ें, तो वो सारा बनवाते थे सलीम साहब, कैसर साहब। ये सारे काम
और फिर एक दिल जमी के साथ काम करना। ये एक होता है कि बोझ समझना कि उसके बाद आप कहें बस मैथ की कर ले, आइंदा नहीं कराना, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। चेहरे पे मुस्कुराहट है। डिसिप्लिन के लिए आपको बहुत सारे एक्शन लेने पड़ते हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ डिसिप्लिन के। और कैसर साहब ने हमेशा मुस्कुरा के एक डिसिप्लिन के साथ ये सारे काम किए, और जो टाइम खाने का लंगर का तय होता था वो टाइम पे चाय लोगों को देनी है, पता नहीं क्या क्या करना है। कैसे कर लेते इतने काम, हिम्मत कहाँ से आई थी हिम्मत? मैं अगर कर सकता होता बाबू जी तो फिर मैं और बड़ी तोपें भी चला लेता। एक बार मुझे याद है बाबू जी, केरल में दुआ हुई थी मेजर गफ़ार साहब के साथ, मैं सलीम साहब और आप गए थे तो कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री में। तो जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ प्रोजेक्टर था, तो आपने मुझे कहा इसको चलाओ, ऑपरेट करो। वो स्लाइड्स चलानी थी। मेरे वाले साहब ने भी नहीं कभी देखा था प्रोजेक्टर क्या है बाबू जी। एट द मोमेंट आपने मुझे कहा कि चलाओ। अच्छा, मैंने सलीम साहब की तरफ देखा है, उन्होंने कहा चला। बाबू जी वो चल पड़ा, वो दुआ पूरी हो गई, और वो मुझे आज तक नहीं पता लगा वो कैसे चला बाबू जी। तो ये बाबू जी एनर्जी तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की किसी भी इंडिविजुअल की नहीं है बाबू जी, कि कोई क्लेम करे। ये ज़रूर है कि जो इस एनर्जी में आ गया बाबू जी, जो इस मोहब्बत में काम करने लग गया, जो मोहब्बत से तर हो गया, खुशबूदार हो गया, उसको और एनर्जी मिलती है बाबू जी। इस काम से थकावट नहीं होती। कलंदर पाक के उर्स के जितने भी इंतज़ामात हैं, सुबह शाम रात, जितने भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व हों या फाइनेंशियली हों, आपको बाबू जी थकावट नहीं होती, इससे बल्कि एनर्जी मिलती है। यही एनर्जी है जो बाकी 350 दिन 60 दिन हमारे काम आती है बाबू जी। वो जो 5-10 दिन की जो फिज़िकल और मेंटल और सारी एक्टिविटी है, वो तो मुझे तो एनर्जी देती है बाबू जी। वो अगले उर्स के लिए एनर्जी मिलती है उससे। तो ये मेरी आज़ादी किसी की भी इंडिविजुअल की कुछ नहीं बाबू जी। कलंदर पाक की मोहब्बत है, वो खुद ब खुद आइडियाज़ भी देते हैं कि यार ये इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, और गाइडेंस तो बाबू जी आपकी है, जैसे आप शेड्यूल करते हैं। और दूसरा बाबू जी मैंने देखा है कि जो आपने कह दिया ना, चाहे वो आपने हो सकता है सीरियस ना भी कहा हो, मतलब वो गुफ्तगू के दौरान गुफ्तगू, लेकिन अगर उसके डेविएशन की है ना आपने उस बात की, तो उस बात में लज्जत ख़त्म होगी बाबू जी। ये इसकी मिसाल ऐसे बाबू जी कि चंद साल पहले जब बकौल मंशा साहब के मार्शल लॉ लगा था मज़ार शरीफ पे, कि वो आर्मी भाइयों के हमारे उस कंट्रोल में आया था, तो वो उससे पहले तो सलीम साहब और बाकी सारे लगे रहते थे। फिर जब डिसिप्लिन के तहत आया तो इनिशियली तो बाबू जी मैंने भी रिएक्ट किया था अंदर से कि यार ये अब पूछ के जाना पड़ेगा, ये क्या होगा। लेकिन वो शुक्र है कि कलंदर पाक की मोहब्बत ने जल्दी ओवरकम कर दिया कि नहीं यार बस ठीक है, इनके पीछे चलेंगे, हम भी जैसे कहेंगे वैसे ही करें। और बाबू जी मैंने देखा कि अगर आपने कहा ना कि मज़ार के अंदर ये आएगा और ये नहीं आएगा, तो जो ज़बरदस्ती गया उसको कुछ भी नहीं मिला। जो आपके ऑर्डर पे बाहर खड़ा रहा है उसने एंजॉय किया बाबू जी। आपने कहा जी कि फूल ये डालेंगे, पहले ये डालेंगे, फिर ये डालेंगे, जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा उसमें लज्जत है बाबू जी, उसी में मौज है। और जो जिसने अपनी विल एंड विश पे अपनी कुछ उदराहट के चक्कर में कुछ वायलेशन की है, उस डिसिप्लिन को तोड़ा है, वो बाबू जी ऐसे ही नज़र आ रहा है कि वो खाली पीली फिर रहा है वहाँ। तो इसलिए बाबू जी कलंदर पाक का मोहब्बत है, प्यार है, आपकी प्यार है। अच्छा जी, जिस मार्शल की बात कर रहे हैं मैं बता देता हूँ बड़ा क्लियर। ब्रिगेडियर इरशाद काज़मी साहब, ब्रिगेडियर जावेद इकबाल साहब, ब्रिगेडियर खुरम साहब, ब्रिगेडियर जमील साहब और ब्रिगेडियर उमर साहब, कर्नल खावर साहब, कर्नल सदीक साहब मरहूम, इफ्तिखार साहब मरहूम, ये चार जो मैंने कहा देखे जो डिसिप्लिन लोग हैं वो अच्छे रहेंगे। मसलन आम साढ़े जैसे होंगे ना, उन्होंने किसी ने तका दे के भी चले जाना। अच्छा, मुझे अंदाज़ा था कि बड़ी रेजिस्टेंस डेवलप होगी कि ये क्या है, अब इनके मातहत काम करना पड़ेगा। ये बताने का मकसद ये है कि प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग जो है, जो तरबियत होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में से आपको कोई गुजारता है ताकि आप गुजर जाओ। होगी आपके अंदर रेजिस्टेंस आएगी, बोलेंगे आप। मसलन एक ब्रिगेडियर इरशाद साहब का एक वो है कि उन्होंने ट्रिपल सैल्यूट की एक सेरेमनी कैरी करनी, वो और कोई नहीं करता।
इसी तरह हमारे कमांडर हैं, जावेद साहब हैं, खुर्रम साहब हैं, ये पूरा एक डिसिप्लिन को इंश्योर किया कि ताकि हमारे अंदर एक नज़्म व ज़ब्त भी रहे। और ये सिंक अब पैदा हो गया है मुकम्मल। यानी पहले शायद उसके अंदर शुरू शुरू में ये हो कि यार मैं ये काम, ये इनका काम है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन अब ये एक सबका काम है। जो इधर डिसिप्लिन क्रिएट करें वो जाके ऑडिटोरियम में जाके बाद में वो वहीं पे वहाँ पे भी मौजूद हैं। खाना खिलाने वाले भी वही पूरा ग्रुप है यंगस्टर्स का, जो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, जो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। बल्कि मेरे से एक दफ़ा कोताही सी हो गई। जो पहला मज़ार था तो वो ज़रा छोटा था, तो मैंने बाहर, हमारे हसन चौधरी साहब कनाडा में हैं और उज़ैर चौधरी साहब चौधरी, मैंने टक्कर ही चौधरी, मैं क्या अंदर कोई ना आए। अच्छा जी, उसके बाद किसी ने बारजिद की, मैंने कहा आने दो। वो ये जनाब रात को मेरे मत्थे लगे, उन्हें कहा जी आपने ये क्या किया, सारा डिसिप्लिन तोड़ दिया। मैं कहा यार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, आइंदा नहीं। इसके बाद इन्होंने आइंदा नहीं आने दिया किसी को। ये सारा क्या पकेगा, क्या होगा, मीठा होगा, क्या होगा, बेहतरीन लंगर खिलाया जी हमेशा। हिम्मत, ताकत, ये वाकई सही बात की है। कलंदर पाक की मोहब्बत में ताकत इतनी है कि बंदा सब काम कर गुजरता। इस सारे खेल में मंशा साहब का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, वो बड़ी मोहब्बत है उनकी, जो इसमें साथ साथ शामिल रहे, पेश रहे। कैसर साहब आपका एक और भी खासा है, पहला जो मज़ार था उसकी डेकोर भी होती थी, उसके मुख्तलिफ डिज़ाइन हम बनाते थे। कभी जुनेद चीमा साहब सात रातें हुई हैं बेगम को छोड़ के शदीद सर्दी में, और वो शीशे की वॉल्स थी, उसके ऊपर डेकोर और ये सारी चीज़ें, फूलों की अंदर डेकोर थी। एक मज़ार पे फूल चढ़ने, बेतहाशा चढ़ने, वो कैसर साहब की वो भी जिम्मेदारी थी। और उसके बाद लोगों को बुके लेके आते थे, चादरें बन रही हैं वगैरह वगैरह। ये कैसर साहब ये जो आप कर लेते हैं, आप लोगों को किसी को नहीं पता होगा कि कैसर साहब शायद की काम कर देने, ये काम भी कर लेते, ये बगैर किसी को बतलाए कि आपने कोई काम किया है, कोई तीर चलाया है, कैसे हो जाता है ये। मैं तो सिर्फ कह देता था कैसर ये करना है, चलो ख़त्म, पैसे ये ले लो, इधर से कमांडर से ले लो, माँ से ले लो, करो जी। वो पहला उर्स बाबू जी जिस पे डेकोरेशन जब फूलों की स्टार्ट हुई, तो आपने एक सेंटेंस फरमाया था, इधर मार्गला टावर्स में थे आप, आपने कहा था यार फुल कर दे। अच्छा, वो ऑटो सिस्टम पे बाबू जी बस ख्याल आया, आइडिया आया, फूलों वाले को उठाया, पकड़ के अगवा करके उधर लेके गए, डिज़ाइन सोचा, बस वो ऑटो सिस्टम पे बाबू जी के ख्याल से खुद ब खुद ही होता गया है वो, कि यार ये डिज़ाइन बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। फिर इसी में एक बार ख्याल आया कि यार वो पाकपतन से भी आगे ना फूल वहाँ से मंडी से मिलते, वहाँ से फूल लेके आते। वो ज़ैर भाई की भी मेहनत की। फिर हमने बाकायदा प्लान किया, कर्नल साहब, मैं, मेजर साहब, हम रात को यहाँ से गए। मुझे तो वो मियाँ चन्नू या पता नहीं क्या जगह कभी मुझे याद रहा, वहाँ बाबू जी हम मंडी में गए, वहाँ देखा, वहाँ डीलर से बुक कराए, 100 मन बाबू जी फूल हमने बुक करवाए। फिर उसमें उजी भी शामिल था बीच में, वहाँ गए तो इतना लुत्फ़ है बाबू जी कि वो सारी रात हमने सब तकरीबन 24 घंटे हमने सफ़र किया होगा, लेकिन वो 24 घंटे के बाद लग रहा था जैसे हम 24 घंटे सो के ही आए। एनर्जेटिक थे बाबू जी, खुद ब खुद ऑटो सिस्टम पे हर चीज़ हो रही थी। और आज भी सिर्फ ख्याल आता है ना, जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो जो है ना, जैसे नहीं वो नेटवर्किंग शुरू हो जाती, कंप्यूटर काम करना शुरू हो जाता। तो जब जो ही आप कहते हैं कि ये काम करना है, फूल सजावट है, वो खुद ब खुद बाबू जी शुरू हो जाता है। जब आप कहेंगे नहीं तो वो हर चीज़ वो रुकी हुई है भाई। अच्छा जी, आज जुम्मे का दिन है, आप सारे तशरीफ़ लाते हैं, आपको लंगर खिलाया जाता है। इसका एक बाकायदा एक प्रोसेस है। बुध वाले दिन कैसर साहब आते हैं, डिस्कशन होती है क्या पकाया जाए। एक आध दफ़ा तो मैंने कहा भी यार बंद कर देते हैं, चूँकि ख़र्चा बहुत है, लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो उन्होंने कहा 11 साल से कर रहे हैं, आप बंद कर दें।
साजिद साहब ने भी बीच में कोई पेशरफ्त फरमाई कि नहीं बंद होना चाहिए। ये पकना है, ये पकना है, ये पकना है और ये मीठा होगा। 100 बंदों के लिए बनना था, 125 आ गए। हमेशा एक बात कहता हूँ कैसर, और कैसर का मेरा एक कि कोई ये ना कहे ये नहीं मुझे मिला, सबको खिलाया जाए। क्योंकि बाबा ही कहा करते थे छठा रुकन रोटी, जो रोटी ना खुआ दी ना तो फिर कुछ नहीं। अच्छा जी, बारिश हो रही, तूफान आ रहा है, जुमेरात को परचेजेज हो गई, बच्चे सुबह आ गए, कोई यहाँ पे वही बच्चे हैं, ये अली कमांडो, अली मुबीन, उज़ैर साहब लाहौर से आते हैं, आसिफ साहब हैं, फरहान हमारा अरे अजीम फाइटर, इसके अलावा और सारे बच्चे बैठ के ये सुबह प्याज भी काट रहे होते हैं, टमाटर भी काट रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। सारा दिन ये लगे रहते हैं, कुर्सियाँ सीधी करो, सारा मीडिया चेक करो, सारा। कभी कोई लैप्स नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ बारिश आई तो आज रोटी नहीं मिलेगी, आज लंगर नहीं बन सकता। ये और फिर ये जिस तरह आप लोग बच्चे खिलाते हैं सारों को, अगर किसी ने मुशाहिदा किया हो बार कि सबको खाना खिला रहे होंगे, और जो खाना खिला रहे होंगे वो बाद में खाना खा रहे होंगे, ख़वातीन अलग हैं, लोग अलग हैं, फिर वो 30-40 लोग अलग खाना खा रहे होते हैं। ये इतना डिसिप्लिन, ये इतना जज्बा कैसे पैदा हो गया, ये बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए। ये बाबू जी इस गेट से अंदर अंदर ही है, वाह, आस्थाने के दरवाजे के अंदर है। बाहर हो तो हम शुतर बेमहारी फिर रहे होते हैं। ये सारी आपकी मोहब्बत है, कलंदर पाक की मोहब्बत है बाबू जी, जो सब इस तस्बीह के दानों की तरह सब जुड़े हुए हैं, सबका हिस्सा है इसमें। हम तो पुतली हैं बाबू जी, मैं तो पुतली हूँ, जैसे आप नचा रहे हैं बस नाच रहे। किसी का इसमें कुछ ज़ाती इनपुट तो है ही कोई नहीं, किसी की ज़ाती कोई काविश नहीं है, ना कोई क्रिएटिविटी है। सारी क्रिएटिविटी भी आपकी है, सारी मेहनत भी आपकी है। हम तो, मेरी जगह कोई भी खड़ा होगा वो कर लेगा बाबू जी, मुझसे बेहतर ही करेगा बल्कि। तो ये सबकी मोहब्बत है बाबू जी। लेकिन इस घर के अंदर मैं अपने घर में ये डिसिप्लिन नहीं कर सकता बाबू जी। अगर मैं इतना तोपची होता तो मैं अपने घर में भी डिसिप्लिन करूँ ना। तो वो ये कलंदर पाक की मोहब्बत है बाबू जी, जो रिफ्लेक्ट हो रही है सब में। वाह, ये इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एनर्जी का बेसिक हाल है। अच्छा जी, मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, रमज़ान की न्याज़ें और रोज़ की 25-30 देगें आ रही हैं और उनका मेन्यू रोज़ का लहदा है। ये पेन स्टिकिंग जॉब कि वो उनको देगों वालों से पकवाना, लाना, इंश्योर करना, रबड़ बैंड से लेके पैकिंग मटेरियल तक और हर चीज़ तक। एक बहुत स्लिक जो लोग आते हैं यहाँ पे, जिन्होंने हिस्सेदारी की होगी, कभी उसका हिस्सा बनते हैं, वो देखते हैं वीडियोस बनी हैं कितनी, यानी 45 मिनट्स में 600 आदमियों की अफ्तारी पैक हो जाती है 45 मिनट्स में, विच इज़ रिमार्केबल। ये कैसे कर लेते हैं कि नौकरी भी है, घर भी है, देगा भी पकवानी है, 3 बजे लानी भी है, फिर उसकी निगरानी भी करनी है, खुद भी उसके हिस्सेदार हैं, पैकिंग हो रही है। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है बाबू जी? ये चीज़ तो एनर्जी दे रही है। और वो जैसे कहते हैं ना, वो 3 रोज़ा सहर रोज़ा लगा लिया या 5 रोज़ा लगा रही है, ये मेरा 7 रोज़ा होता है बाबू जी। वाह। आफ्टर एवरी रमज़ान, इसमें 7 रोज़ में सिर्फ मैं यही सोच रहा होता हूँ, 24 आवर, सोते में भी कई बार यही काउंट कर रहा होता हूँ। अच्छा बाबू जी, इसमें यह है कि जो लोगों का प्यार है, कंट्रीब्यूशन है, वो आती रहती है। मेन्यू तो पहले से डिसाइड हो गया। अच्छा, वो ये पिछले कई सालों से बाबू जी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो सोच लिया उस हिसाब से एक रफ एस्टिमेट्स भी मेरे जहन में आ गया, और इन द एंड जिस दिन आखिरी दिन होता है बाबू जी, 19-20 के फ़र्क के साथ उतनी पैसे आए होते, उतने एक्सपेंडिचर हुआ होता है। वाह। ये नहीं कि अब पैसे आने के बाद एस्टिमेट्स नहीं बनते, वो साथ साथ चल रहा होता है काम। लेकिन ये कलंदर पाक की ब्लेसिंग है बाबा जी कि पैसे अभी नहीं है और एस्टिमेट्स बन चुके हैं,
और इन द एंड जो है वो बैलेंस शीट वो टैली हो जाती है बाबू। लेकिन जी ये एक बड़ा मुश्किल काम है, ये आसानी से बता दिया है उसने कि मुझे पता है कि अगर किसी को भी मिलेगा वो भी शायद कर लेगा, क्योंकि ये एक स्पेशल ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से। ये जुम्मे को माँ जी के मज़ार पे भी दुआ होती है। माँ जी का जितना मज़ार, सर्दियों के दिन थे जब मज़ार वो बन रहा था, कि वहाँ पे आग जला के भी नहीं बंदा बैठ सकता था, तो वहाँ पे कमांडर और कैसर भाई ये सारे उसका हिस्सा रहे। वहाँ फूल चढ़ते हैं हर जुमे को, विकी लेके आता है। आपकी मॉम ने समोसे और जलेबियाँ आती थी वो बंद कर दिए कि सारे बीमार हो जाते हो। लेकिन बहरहाल वो एक बहुत एक अलग एडिशनल एक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने पीछे से गिनवा रहा हूँ, उर्स, न्याज और फूलों से आराइश, ये न्याजें, ये वाला काम, ये कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से या फ़कीर से ना मिलते तो क्या ये ताकत होती है आप में माँ? नामुमकिन है बाबू जी, नामुमकिन है ये। उस प्यार और उस मोहब्बत के बगैर हो नहीं सकता बाबू जी। इखलास के बगैर, मोहब्बत के बगैर, उस एनर्जी के बगैर आप कहीं जी कर लेंगे बाबू जी। मेरे ससुर हैं, कई महीने हो जाते मैं नहीं जा सकता, तो वो लेकिन यहाँ जो है माँ जी की मोहब्बत जो है ना, वो हर जुमे हमें बग़ैर वजह के खींच लेती बाबू जी। माँ जी से प्यार भी बड़ा था, और उनका बेसिकली तो उनका प्यार था, मेरा तो नहीं था। और बहुत खूबसूरत प्यार के लम्हात गुजरे उनके साथ, 20-22 साल। मुझे याद है बाबू जी कि शुरू में मुझे उनसे बड़ा डर लगता था। जब सेटेलाइट टाउन में हम आपसे मिले हैं ना, तो एक दिन आपने मुझे कहा कि माँ जी को लेके ना मार्केट जाना है। तो गाड़ी में मेरे साथ थी, तो मुझे कहती कैसर मेरी बात याद रखना, जब बंदा कुछ इस घर की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आता मुझे पता लग जाता ये कितने दिन टिकेगा यहाँ। वाह। अच्छा, मैंने डर के अगला सवाल नहीं किया कि मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उनके साथ बाबूजी ख़ास प्यार था। तो वो उनका प्यार और मोहब्बत जो है ना, वो बल्कि इस तरह एक वाक़या है बाबूजी, ये मज़ार शरीफ जब माँ जी का बन रहा था कि रात को बैठे हुए, सर्दी होगी, मैं और कमांडो हम बैठे हुए, तो मैंने उसको कमांडो को कहा, मैंने कहा यार कमांडो भूख लग रही है, यहाँ तो चाय भी नहीं मिली, सुबह से ऐसे ही बैठे हुए। तो रात के मेरे ख्याल 9 बज गए थे। कमांडो को मैंने कहा यार तू ना कोई डिलीवरी करवा, पिज़्ज़ा डिलीवर करवा। उसने कहा चलो ठीक है, पिज़्ज़ा डिलीवर करवाया। जब ऑर्डर शार्डर करवा दी तो उसने कहा जी कहाँ डिलीवर करना है। हमने उसे कहा कब्रिस्तान। उसने कहा इधर किधर है, तो लगता है कोई जिन्न है। उसने कहा मैं तो नहीं करता, तुम लोग को फ्रॉड हो। तो ऐसे ऐसे वाक़यात हुए बाबूजी। वहाँ एक जनरेटर वाला हमने बिठाया हुआ था, वो लाइट चाहिए थी, वो ड्रिल मशीन चल रही थी। अच्छा, पहले दिन तो वो हमें देखता रहा, दूर छुप के ना चादर में बैठा रहा है। दूसरे दिन जब बारी है तो उसने अपने मालिक को कहा मैं उत्थे नहीं जाना, कब्रिस्तान जो पता नहीं वो कड़ी मखलूक ने, वो मैं नहीं जाना। तो बाबू जी वो एनर्जी है जो आपको ले लेके फिर रही है, वरना आम आदमी तो दूर से ही भाग जाए बाबू जी। तो अगर ये वाली एनर्जी ना होती आपसे मिलने की, कलंदर पाक की, तो कोई काम भी नहीं कर सकते बाबू जी। मैं अपने घर में जो मेरा रिश्ता है, मैं आपको बताया कि मिसिज़ के साथ पहले साल के बाद घर वालों ने भी मुझे इजाज़त देती थी कि अलहदगी इख्तियार कर ले, और मेरे ससुराल का रवैया भी मेरे साथ आइडियल नहीं था। आज इस बात को 26 साल हो गए और मुझे ये लग रहा है कि मेरी शादी अभी कल हुई है। वाह। तो मुझे तो मतलब है कि वो मोहब्बत में मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो ये एनर्जी की वजह से बाबू जी, वरना तो बंदा इजाज़त मिली हो तो किसका दिल नहीं करता। अच्छा जी, इनकी ससुर साहब मरहूम अनवर साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, मेरी भी मुलाकात है उनसे, बहुत स्वीट इंसान थे। ये जब आपने बताया शुरू में जो जहनी कैफियत थी, जिन जादू चुड़ैल, अगर उस कैफियत के साथ इस तरह कब्रिस्तान में कोई काम करवाना पड़ता तो फिर ज़िमनी सवाल है। मैं बाबू जी दिन में ना जाता कब्रिस्तान, रात को कैसे जाता है। बहुत खूब। अच्छा जी, कलंदर पाक हमेशा ये बात फरमाया करते हैं कि हमारे यहाँ राब्ता इन इबादत है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर एक तसलसल है, और वो जो मोहब्बत है इस बात की अक्कासी करती है कि राब्ता इन इबादत का क्या मतलब है। इस राब्ते को
बस राब्ता एक प्रैक्टिकल डेमो है। बस आप आए, आपने कलंदर पाक ने आपसे मोहब्बत की। हम कहते हैं बड़ा छोटे से प्यार करता है, बड़े ने प्यार किया, छोटा जो उसी प्यार के सिंड्रोम में रह रहा है अभी भी। आपने प्रैक्टिकली उसे की है, क्या कहेंगे इस बारे में? बाबू जी इंडिविजुअल की तो कोई एफर्ट नहीं है, ये तो कलंदर पाक ने बांध के रखा है अपने प्यार से। छोटा बच्चा माँ से मोहब्बत नहीं करता, माँ ही बच्चे से मोहब्बत करती है, जो मैंने देखा है बाबू जी। उन्होंने बांधा है, उन्होंने प्यार किया है, उन्होंने जोड़ा है, और उस मोहब्बत के रचाव में ऐसे रच बस गए कि वो उन्होंने जुदा नहीं होने दिया अपने आप से बाबू जी। एक बार बाबू जी मुझे याद है कि कलंदर पाक के साथ लिल्ला से हम आ रहे थे, मैं था, सलीम साहब थे और एक डायरेक्टर थे सीडीए के, तो इस्लामाबाद आ रहे थे। लिल्ला से हम इस्लामाबाद आ रहे थे, तो मोटरवे पे जब कलर कार में रुके ना, तो कलंदर पाक ने पुलिस वालों को बुलाया कि बाबे ने इधर से जाना है। उन्होंने कहा बाबू जी ये उलट रास्ता है, इधर से नहीं जाएंगे आप, इधर से घूम के तो फिर जाएं, आपने उस दूसरी साइड पे जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा कह रहा है बाबे ने इधर से जाना है। अच्छा दूसरी बार कहा ना, तो वो थोड़ा डर गया पुलिस वाला, उसने हूटर चलाया, वहाँ से गाड़ी आगे लगाई, और अब हम रॉन्ग वे से ना मोटर वे से अब जा रहे हैं। दरमियान में उसने यू टर्न खोला है, फिर सलूट मारा और कहता जी अब आप इधर से निकल जाए। वहाँ से बाबू जी हम गए हैं, तो वो सैयद कसराम पहुँचे हैं, तो अचानक बाबू जी कहते इधर राइट मोड़ो, इधर मज़ार है। अच्छा हम उधर चले गए बाबू जी। वहाँ गाँव में बाबा जी ने जो थी वो अपनी जलाली कैफियत में जो है ना, उनकी चिकाई पूरे गांव वालों की कर दी। वो बड़ी सरकार की मेरे ख्याल पैदाइश गया जी। तो अब मैंने सलीम साहब को इशारा किया, मैंने कहा सलीम साहब हम 3 लोग हैं, यहाँ को 150 बंदा है, बाबा जी ने डंडा उठाया हुआ है, उन्होंने तो कुछ नहीं करना, सानू कुट देना है। अच्छा ये बशरी है बाबा जी, बिल्कुल सच है। मुझे तो डर लगा कि यार लोग मुझे मारेंगे अब, कि ये तुम्हारे बाबा जी तो डंडा लेके फिर रहे। अच्छा थोड़ी देर बाद देखा तो वो सारे बाबा जी बिछे हुए कलंदर पाक के आगे, और उसके बाद चाय लग गई, वीआईपी ट्रीटमेंट हो गई। तो बाबा जी हमें ले के ना वहाँ वो जो मज़ारात थे वहाँ ले गए, तो स्टिक पे मार के कहते हैं ये जमाली बाबा है, ये जलाली बाबा है। तो सलीम साहब को भी कहा आंखें बंद करें, मुझे भी कहा आंखें बंद करें, इधर भी यहाँ क्या महसूस हुआ और यहाँ क्या महसूस हुआ। तो बाबा जी इतनी खूबसूरत उनकी यादें और उनकी एनर्जी है कि वो सारे काम बाबा जी वही करवाती है। वो बंदे की तो बाबा जी मेरे पास में हो तो मैं उल्टा काम ही करूँगा बाबा जी। अच्छा जी, सादा ज़बान में आपने बड़ी अच्छी बातें सुनी हैं, ये बातें सुनने के लायक है। अच्छा कैसर ये बताएं, आपने सारे काम ये किए, सूरे रहमान का पैगाम भी फैलाया है बहुत, सुनना सिर्फ सुना, कलंदर पाक से मिले, इस पैगाम को फैलाया। इस पैगाम को फैलाने की अहमियत क्या है, क्या कहेंगे सबको, जो लोग सुनने वाले हैं, जो यहाँ सुन रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है पैगाम फैलाना? बाबू जी असल इम्पोर्टेंट ही फैलाना है। सुनना तो अपनी ज़ात के लिए है ना, मैं XYZ प्रॉब्लम में था, मैं किसी बीमारी का शिकार था, मुझे कोई प्रॉब्लम थी, वो सुना ठीक हो गई। लेकिन अगर पॉजिटिविटी चाहिए, अगर लाइफ में, अपनी नस्ल में, अपनी किसी भी जिस आपके हालत में आपको अपनी डेवलपमेंट चाहिए, तो फिर बाबा जी इसका फैलाना इंतहाई ज़रूरी, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आपको मुर्शिद चाहिए, अगर आपको हक सच का रास्ता चाहिए, अगर आपको रोशनी का रास्ता चाहिए, तो फिर आप इसको जितना फैलाएंगे उतनी ही आपको जो है डेवलपमेंट मिलेगी, आपके करैक्टर में तब्दीली आएगी, आपकी सोच में तब्दीली आएगी, आपके इर्द गिर्द हर तरफ पॉजिटिविटी आ जाएगी बाबू जी। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, आप सब ने गौर कर लिया पैगाम फैलाना कितना एसेंशियल है। ये राब्ता इन इबादत है, ये सारा जो सफ़र है इसको इस तरह सम अप कर लें कि फ्रॉम द डे 1 टिल द डे आज, इस लम्हे तक, इससे आगे अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बीच में कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड। इसके बाद एक लंबा पीरियड है 20 ईयर्स। उस 20 ईयर्स में वही एक ताल्लुक़, निस्बत
और पैगाम का हुस्न, और ये कि एक कमिटमेंट है, फ़कीर से मोहब्बत की कमिटमेंट है कि उसको लेके चलते रहो। ये जितने काम हैं मैंने गिनवाए कैसे सामने, ये पैगाम फैलाने से जो स्ट्रेंथ आई थी, जो मोहब्बत आई थी, ये उसके सबब है सारा कुछ। ये समझाना ये चाह रहा था मैं कि ये स्ट्रेंथ ना हो सकती अगर वो ये पैगाम ना फैलाते। उस पैगाम, देखिए काम करना तो कलंदर पाक का उर्स है, सारे काम करते हैं, सब बच्चे काम करते हैं, सिक्योरिटी की ड्यूटियाँ करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये हर इंडिविजुअल के अंदर एक स्ट्रेंथ है। आप मुख्तलिफ बच्चों से मिलेंगे, दे आर ऑल रिमार्केबल। उनकी स्ट्रेंथ जो है ना, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं ये करते, किसी ने नहीं ये कहा आज तक। ये किसी एक मोहब्बत से है, कमिटमेंट से है कि यार ये पैगाम फैलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा यार इस हमसाये को भी देना है, अच्छा उसको भी देना है, उसको भी देना है। सफ़र करके सियालकोट जाना है, जावेद साहब को सुलेमान का पैगाम देने कैसे ही गया था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये जब आप ये करेंगे तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, वो स्ट्रेंथ से आप ये सारे काम कर सकते हैं, बड़े बड़े वंडर्स जो होते हैं, जो बज़ाहिरन बहुत आसान लगते हैं, लेकिन अगर कोई नया बंदा आ जाए ना, वो सर पकड़ के बैठा होगा दूसरे दिन कि मैं क्या करूं। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच।